लेट अस स्टार्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं A B C D E। इनमें से 4 स्टेटमेंट जो हैं वो एक प्रवृत्ति के हैं, एक ऑर्डर के तहत वो बंधे हुए हैं और एक कोहेरेंट पैसेज का निर्माण करते हैं। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट फिट इनटू द थीम ऑफ द पैसेज। 5 लाइन में से आपको एक लाइन वो चूज करनी है जो कि इन सबसे अलग हो। न्यू पैटर्न के दौरान जो रीअरेंजमेंट्स आ रहे हैं उसमें कोई भी एक डिफरेंट लाइन, गिवन लाइंस में से डिफरेंट लाइन यू हैव टू फाइंड आउट। लेट्स स्टार्ट। देखिए ए लाइन में दिया है महाराष्ट्र's विदर्भा रीजन has faced an immense development backlog and an acute agrarian crisis। संकट, agrarian crisis का मतलब कृषि से रिलेटेड संकट। that has led to nearly 14,000 suicides of farmers in the last 16 years। इसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र के विदर्भा क्षेत्र में बहुत ही विशाल जो डेवलपमेंट का पिछड़ापन देखा गया, जिसमें क्या हुआ, एक्यूट एग्रेरियन क्राइसिस, बहुत ही तीव्र कृषि से रिलेटेड संकट उत्पन्न हुआ और जिससे लगभग 14,000 फार्मर्स ने पिछले 16 वर्षों में सुसाइड कर लिया। ये फर्स्ट लाइन। मैं आगे बढ़ा। सिंस जुलाई दिस ईयर, इस साल जुलाई से, इट इज फेसिंग अनदर काइंड ऑफ डिजास्टर। इसमें एक अलग प्रकार का डिजास्टर फेस किया जा रहा है। विथ फार्म लेबरर्स एंड स्मॉल फार्मर्स बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड फॉर सिम्टम्स ऑफ पेस्टिसाइड पॉइजनिंग। बी स्टेटमेंट में दिया था कि इस वर्ष जुलाई से एक अलग ही प्रकार का विनाश जो कि देखा जा रहा है वो है कि जो लेबर करते हैं फार्म में, खेतों में मजदूर और छोटे फार्मर्स हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है क्योंकि उनमें पेस्टिसाइड के जो साइड इफेक्ट के, जहरीली पेस्टिसाइड के सिम्टम्स पाए गए। तो मैंने देखा ये भी लाइन किसानों से रिलेटेड थी। सी, कंसिडरिंग द पब्लिक आउटरीच। आउटरीच होता है गुस्सा। पब्लिक आउटरीच को कंसिडर करते हुए ओवर फार्मर सुसाइड्स, फार्मर्स की जो सुसाइड्स है उसके ऊपर जो जनता का गुस्सा है उसको कंसिडर करते हुए, और द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, जो हमारी एग्रीकल्चर की स्थिति को कंसिडर करते हुए, बोथ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स ought to be extra vigilant about such occurrence। तो इस प्रकार की घटनाओं पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा विजिलेंट होना जरूरी है, बहुत ज्यादा सतर्क होना जरूरी है। वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द इंटेंस स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड फॉर कॉटन पेस्ट्स इन जुलाई दिस ईयर इज एक्सप्लेन्ड बाय द फाइंडिंग्स ऑफ द CICR। कहते हैं एक कारण, वन ऑफ द मेन रीजंस, काफी में से एक मुख्य कारण किसके लिए, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का स्प्रे करने के लिए जो कि कॉटन पर किया जाता है इस जुलाई में इस साल, वो उसका कारण एक्सप्लेन किया गया है किसके द्वारा, CICR के द्वारा। ई स्टेटमेंट में दिया है pesticide dealers are central players and are not shy to promote and sell toxic pesticides to illiterate farmers। पेस्टिसाइड्स को डीलिंग करने वाले मुख्य प्लेयर हैं, मुख्य भूमिका अदा करने वाले हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी शाई नहीं होते, बिल्कुल भी कतराते नहीं हैं टॉक्सिक मैंने जहरीली पेस्टिसाइड्स इलिटरेट फार्मर्स को प्रमोट करने में और बेचने में। स्टूडेंट्स, ये 5 स्टेटमेंट जो आपके सामने मैंने अभी पढ़े, मेरे माइंड में इन सब की जो ट्रांसलेशन थी वो मैंने आपको बताई। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें से डिफरेंट लाइन कौन सी थी। अब देखने में तो सारा ऐसा लग रहा है कि टोटल ही पेस्टिसाइड और सुसाइड्स और फार्मर्स की बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि सभी लाइनें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बट फिर भी इस प्रकार के क्वेश्चन में
हमेशा एक थीम लेकर चला जाता है। टोटल जो ये आपको रीअरेंजमेंट में एक पैसेज दिया गया, मैंने देखा वो टोटल रिलेटेड था फार्मर्स की लाइफ से रिलेटेड। ए लाइन में ये बताया गया कि 14,000 फार्मर्स ने सुसाइड किया पिछले 16 वर्षों में। बी में ये बताया कि एक प्रकार का और डिजास्टर है, वो है पेस्टिसाइड, जहरीली पेस्टिसाइड से फार्मर्स को हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है और उनकी डेथ हो रही है। सी में बताया कि लोगों का गुस्सा है इस प्रकार की एग्रीकल्चर की स्थिति पर, फार्मर्स की सुसाइड पर और इस प्रकार की कृषि क्षेत्र की स्थिति पर, इसलिए सरकार को ध्यान रखना चाहिए। इसमें भी फार्मर्स का जिक्र था। ई लाइन में बात करें तो ई लाइन में भी क्या था, डीलर्स जो फार्मर्स को ऐसी जहरीली दवाई बेचते हैं बिल्कुल भी शाही नहीं होते। परंतु जो डी लाइन थी, डी लाइन में कहीं पर भी फार्मर का कोई जिक्र नहीं था। इसमें लिखा है वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द इंटेंस स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड फॉर कॉटन पेस्ट इन जुलाई दिस ईयर इज एक्सप्लेन्ड बाय द फाइंडिंग्स ऑफ द CICR। इसमें केवल और केवल कॉटन की फसल पर ज्यादा स्प्रे छिड़कने का कारण बताया गया है। तो इस लाइन का फार्मर्स से कुछ भी लेना देना नहीं था। तो दिए गए ऑप्शन में अगर मेरे को डिफरेंट ढूंढना है तो वो है डी ऑप्शन। आई थिंक आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट लाइन में ये बताया गया कि महाराष्ट्र का विदर्भा क्षेत्र है, उसमें जो बहुत ही ज्यादा विशाल बैकलॉग, पिछड़ापन फेस किया गया है और बहुत ही तीव्र कृषि संकट पैदा हुआ। 14,000 लोगों ने, फार्मर्स ने सुसाइड कर ली। इस नेगेटिव सी लाइन थी। फिर बी लाइन में दिया कि एक अलग प्रकार का डिजास्टर और फेस कर रहे हैं फार्मर्स। वो क्या है कि लोग बीमार हो रहे हैं, मजदूर बीमार हो रहे हैं, फार्मर्स बीमार हो रहे हैं टॉक्सिक, जहरीली, पॉइजनिंग वाली पेस्टिसाइड से। सी में यह बताया गया कि जो फार्मर्स की सुसाइड पर और एग्रीकल्चर की दयनीय स्थिति पर लोगों का गुस्सा है, इस पे स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए, एक्स्ट्रा विजिलेंट रहना चाहिए ऐसी घटनाओं पर। ई में बताया पेस्टिसाइड के जो डीलर हैं वो मुख्य भूमिका इसमें अदा करते हैं। उन्हें बिल्कुल भी शाहीपन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं कतराते कि वह निरक्षर किसानों को जहरीली दवाइयों को बेचने में। बट डी लाइन में क्या दिया गया था, डी लाइन में बताया गया कि कॉटन की फसल के लिए इस जुलाई में इतना ज्यादा स्प्रे क्यों किया गया। सो क्लियर कट जो आंसर था वो था डी लाइन, इसमें अलग है और ये अपना आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में अपने को दिया है अ ट्रांजेक्शन इन द लैंड इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड चायोटिक। कॉम्प्लेक्स मैंने जटिल, चायोटिक मैंने अव्यवस्थित। इन बिहार देन इन अदर इंडियन स्टेट्स बिकॉज द लैंड रिकॉर्ड्स आर नॉट अपडेटेड। बिहार में जितने भी भूमि के ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, मतलब खरीद फरोख्त की जाती है भूमि की, जमीन की, वो बहुत ही अव्यवस्थित और जटिल है, क्योंकि बिहार में भूमि के रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं है। मैंने देखा ए लाइन में भूमि की खरीद फरोख्त से रिलेटेड नेगेटिव सी लाइन है। ठीक है, हर लाइन को मैं नेगेटिव और पॉजिटिव वे से जरूर देखता हूं कि नकारात्मक प्रवृत्ति की है या सकारात्मक प्रवृत्ति की है। बिहार had its first and only comprehensive land survey in 1915 and since then a piece of land has changed multiple hands। बिहार ने पहला सर्वे जो किया था बहुत ही विस्तृत था 1915 में। तब से लेकर एक लैंड का पीस बहुत सारे मल्टीपल हैंड्स में जा चुका है, चेंज हो चुका है। मतलब आज मेरे पास है, कल आपके पास है, परसों किसी और के पास है। मैंने देखा बी जो लाइन थी इसमें भी लैंड से रिलेटेड ही बात की गई। वाइल द बायर्स गेट द लैंड रजिस्टर्ड, जब खरीदने वाले लैंड को रजिस्टर्ड करवाते हैं इन देयर नेम्स, अपने नाम पर, बाय पेइंग द स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी को पे करके। देयर इज नो कल्चर ऑफ गेटिंग द म्यूटेशन। तो क्या है म्यूटेशन में चेंज, उस भूमि का जिसको हम बोल सकते हैं म्यूटेशन, या पटा बनाकर उसको परमानेंटली किसी को देना या कागजों में उसका नाम चेंज करना, ऐसा कुछ नहीं होता, कल्चर ही नहीं है बिहार में। विच लीगली एस्टेब्लिशेस ओनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ न्यू ओनर डन एट द ब्लॉक लेवल।
जो कि तहसील स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर जो भूमि का म्यूटेशन, स्थानांतरण, नाम स्थानांतरण किया जाता है, ऐसा कुछ भी वहां नहीं होता। मैंने देखा इसमें भी भूमि की बात थी और नेगेटिव लाइन थी। टिल द डेट 1990s, 1990 के दशक तक, टिल द लेट 1990s, सॉरी 1990 के लास्ट तक, द परचेज एंड द सेल ऑफ लैंड इन बिहार took place mostly amongst locals and verbal agreements sufficed। कहते हैं 1990 तक जितना भी सेल और परचेज होता था बिहार में, वो ज्यादातर लोकल और वर्बल एग्रीमेंट्स के द्वारा ही होता था। ये भी एक नेगेटिव लाइन थी। विद स्पर्ट, विद स्पर्ट, स्पर्ट का मतलब होता है उगना या उछाल, बढ़ना, तेजी से ऊपर की तरफ आना। विद स्पर्ट इन द लैंड प्राइस, लैंड प्राइस में बहुत ज्यादा उछाल के कारण, द बायर्स इंक्रीजिंगली कंसीडर इट सेफर टू गेट द म्यूटेशन डन इन बिहार। जो खरीदार है वो इंक्रीजिंगली कंसीडर इट, वह ये मानने लगे हैं कि अब ज्यादा सेफर मानने लगे कि भूमि का म्यूटेशन करवा लेना चाहिए, नाम का स्थानांतरण ब्लॉक लेवल पे करवा लेना अच्छी बात है, इसको अच्छा मानते हैं कि यह एक सेफर चीज है। द बायर्स इंक्रीजिंगली कंसीडर इट सेफर, कि ज्यादा सेफ है कि म्यूटेशन करवा लिया जाए। अब मैंने देखा मेरे सामने इस पैसेज में 5 स्टेटमेंट मेरे को दिए हुए हैं। 5 स्टेटमेंट्स में से 4 एक जैसे हैं, एक अलग है। मैं जब नेगेटिव और पॉजिटिव का फॉर्मूला आपके सामने रखता हूं कि नेगेटिव लाइन एक तरफ कर दो, पॉजिटिव लाइन एक तरफ कर दो, तो इसमें मेरे को क्लियर कट जो ई लाइन है वो पॉजिटिव लाइन नजर आती है। ए में बताया गया कि जो बिहार में भूमि का जो ट्रांजैक्शन है, लैंड का ट्रांजैक्शन है, बहुत ज्यादा जटिल है, अव्यवस्थित है, क्योंकि ज्यादातर लैंड के रिकॉर्ड्स अपडेटेड नहीं है, नेगेटिव लाइन थी। बी में बताया कि केवल 1915 में एक्सटेंसिव सर्वे किया गया था और तब से एक लैंड का पीस बहुत हाथों में चेंज हो चुका है। सी में बताया कि जब बायर्स भूमि को खरीदते हैं उन्हें अपने नाम करवाते हैं स्टाम्प ड्यूटी देकर, परंतु वहां पर म्यूटेशन माने परमानेंटली उसका पट्टे में और रजिस्ट्री में परमानेंटली उस भूमि का कागजों में परिवर्तन नहीं हो पाता। प्रॉपर्टी जो ब्लॉक लेवल पर हस्तांतरित होती है ओनर को, वो नहीं हो पाती। ये भी नेगेटिव लाइन थी। ये भी डी में भी नेगेटिव लाइन थी कि बिहार में सेल परचेज है 1990 के लास्ट तक लोकल और वर्बल एग्रीमेंट से होता था, परंतु ई में इसने पॉजिटिव लाइन दे दी। प्राइस जैसे ही बढ़े, खरीदारों ने सोचा कि अब सेफ है कि हमें बिहार में म्यूटेशन करवा लेना ज्यादा सेफ है। जो चीज हो ही नहीं रही, ई लाइन में उसको पॉजिटिव ले ली कि हाँ ये अच्छी चीज है। ए बी सी डी ई इन सब में मेरे को जो डिफरेंट लाइन लग रही है नेगेटिव पॉजिटिव के बिहाफ पर, वो है ई ऑप्शन। तो इस प्रकार मेरा आंसर हुआ ई। आगे चले। द जैम, जैम मतलब जन धन आधार मोबाइल ट्रिनिटी, जनधन आधार और मोबाइल तीनों को जोड़ना, ट्रिनिटी मैंने तीनों की एकता। प्रपोज्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे 2014-15, जो प्रस्तावित किया गया था 2014-15 के इकोनॉमिक सर्वे में, इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द करंट गवर्नमेंट्स पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटेजी, जो गवर्नमेंट की गरीबी को एलिवेट मैंने कम करने की नीति का एक पार्ट है। देखिए आप ए लाइन में जनधन आधार और मोबाइल, जो कि 2014 और 15 सन में इकोनॉमिक सर्वे किया गया था, उसमें गरीबी को कम करने के लिए एक नीति है, उसका एक इंटेग्रल अविभिन्न पार्ट है। मैंने देखा ये तो एक पॉजिटिव से लाइन है। आगे बढ़ा। द लिंकिंग ऑफ आधार नंबर्स, बैंक अकाउंट्स एंड मोबाइल फोन्स वुड बी यूज्ड टू ट्रांसफर कैश टू हाउस होल्ड्स इन ल्यू ऑफ का मतलब के बदले में द एग्जिस्टिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे पीडीएस बोलते हैं। कहते हैं अगर आधार नंबर को, बैंक अकाउंट्स को और मोबाइल फोन्स को जोड़ दिया जाता है
इनका यूज किया जाएगा डायरेक्ट ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर करने में। ठीक है, किसकी बजाय, जैसा कि पीडीएस स्कीम में क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर्तमान में जो चल रहा है, इस योजना की बजाय डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये भी जो ए लाइन से सीधी जुड़ी हुई लाइन थी, ठीक है, आधार नंबर, बैंक अकाउंट और मोबाइल को जोड़ने का क्या बेनिफिट होगा ये बताया गया है। और ये एक पॉजिटिव लाइन थी, मैंने देखा रीअरेंजमेंट पॉजिटिव चल रहा है। आर्ग्यूमेंट्स एस्पाउसिंग, एस्पाउसिंग का मतलब होता है हेल्प करना, सपोर्ट करना। ये आर्ग्यूमेंट्स एस्पाउसिंग कैश ट्रांसफर एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ पीडीएस क्लेम दैट, कहते हैं जो आर्गुमेंट्स है ना, ये सब क्लोज है एस्पोजिंग कैश ट्रांसफर, जिसमें कैश ट्रांसफर को सपोर्ट किया जा रहा है पीडीएस को रिप्लेस करने के लिए। वो आर्गुमेंट्स यह दावा करते हैं कि पीडीएस इज इनएफिशिएंट बिकॉज ऑफ करप्शन, पुअर क्वालिटी ऑफ फूड एंड लीकेजेस। सी लाइन में भी जन धन, आधार और मोबाइल तीनों को जोड़ने के लिए पॉजिटिव तर्क दिया गया कि पीडीएस के स्थान पर हमने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर क्यों करना है, इसका लॉजिक बताया गया, क्योंकि पीडीएस में करप्शन, पुअर क्वालिटी और लीकेज का खतरा रहता है। मैंने देखा सी लाइन में भी इन तीनों जनधन, आधार और मोबाइल तीनों को जोड़ने के पीछे पॉजिटिव रीजन दिया गया। द गवर्नमेंट प्लान्स टू एक्सटेंड द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू फूड। गवर्नमेंट प्लान बनाती है कि वह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को विस्तृत करेगी फूड तक, केरोसिन तक और फर्टिलाइजर तक, सो एज ताकि जो डायरेक्टली ट्रांसफर सब्सिडाइज टू इंटेंडेड बेनिफिशियरी, ताकि जो डायरेक्ट ट्रांसफर होगा उसे सब्सिडाइज मतलब उन्हें सब्सिडी मिलेगी डायरेक्ट किसानों या बेनिफिशियरी प्राप्त करने वालों को, एंड एलिमिनेट इंटरमीडिएटरीज एंड लीकेज, जिसमें क्या होगा जो इंटरमीडिएटरीज दलाल हैं और लीकेज मैंने होता है घूसखोरी और इलीगल काम, इनसे एलिमिनेट मैंने कम होंगे ही। मैंने देखा डी लाइन में भी जो डायरेक्ट ट्रांसफर के बेनिफिट हैं उसको बताया गया है। मैं जैसे ही ई लाइन में आया, ई लाइन में लिखा है डीबीटी इन द फॉर्म ऑफ कैश कैन नॉट रिप्लेस द सप्लाई ऑफ फूड। डी लाइन में तो ये बोला था कि इसको फूड तक, केरोसिन तक, फर्टिलाइजर तक हर फील्ड में बढ़ाना है, बट ई लाइन में क्या बोला कि फूड की सप्लाई तक हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते डीबीटी को थ्रू द पीडीएस के द्वारा, क्योंकि डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर है वो डज नॉट एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द पुअर एंड विल एक्सपोज द वल्नरेबल टू एडिशनल प्राइस फ्लक्चुएशंस। कहते हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसमें हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हम जो टारगेटेड पुअर है किनको ये बेनिफिट देना है, ये हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, और विल एक्सपोज द वल्नरेबल मैंने होता है कमजोर क्षेत्र, आघात करने योग्य क्षेत्र को ये एक्सपोज करेगा, और जिससे क्या होगा एडिशनल प्राइस फ्लक्चुएशन होंगे, जो एक्स्ट्रा एडिशनल ज्यादा प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगी। मैंने देखा दिए गए पैसेज में ए लाइन में जो जैम, जिसको जनधन, आधार, मोबाइल, इसको प्रस्तावित किया गया, ये बताया गया, और गरीबी को कम करने का साधन बताया गया। बी में बोला कि अगर आधार नंबर, बैंक अकाउंट और मोबाइल को जोड़ते हैं तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाएगा, बेनिफिट बताया गया। सी में भी डायरेक्ट बेनिफिट बताया गया और यह बताया कि हम पीडीएस स्कीम क्यों नहीं लेना चाहते। डी में भी हमें यह बताया गया कि डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर है उसे फूड तक, केरोसिन तक, फर्टिलाइजर तक बढ़ाया जाएगा। परंतु ई में आकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की नेगेटिव चीज बताएगी कि इसे हम फूड की सप्लाई तक रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि हम पुअर लोगों को उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो दिए गए पैसेज में स्टूडेंट्स क्लियर कट जो लाइन अलग थी वो थी ई। क्लियर? तो ई लाइन अपना आंसर होगा, ये एक डिफरेंट लाइन थी। मैंने नेगेटिव पॉजिटिव के बिहाफ पर किया कि ए बी सी डी में तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बेनिफिट ही बेनिफिट बताएंगे, बट ई में इसकी नेगेटिव थिंग बताएंगे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। फिर है शक्ति बर्मन, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट contemporary Indian artist, is known for paintings inspired by Indian and European mythology। इसमें नाम दिया है किसी का, शक्ति बर्मन है, वो बहुत ही प्रोमिनेंट माने प्रसिद्ध कंटेम्परेरी इंडियन आर्टिस्ट माने समकालीन भारतीय कलाकारों में से एक है। उन्हें उनकी पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। जो पेंटिंग्स है वो किसके द्वारा इंस्पायर होती है, इंडियन और यूरोपियन मिथोलॉजी के द्वारा इंस्पायर्ड होती है। मैंने देखा शक्ति बर्मन की विशेषता बता रहा। ही यूजेस द टेक्निक्स ऑफ पॉइंटिलिज्म एंड मार्बलिंग एंड इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश द रियल फ्रॉम द सररियल इन हिज वर्क। वह पॉइंटिलिज्म टेक्निक का यूज करता है और मार्बलिंग टेक्निक का यूज करता है। बहुत ही डिफिकल्ट होता है डिस्टिंग्विश मैंने अंतर बताना द रियल फ्रॉम द सररियल इन द वर्क्स। मिश्रित वर्क में से रियल वर्क को फाइंड आउट करके बताना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। सररियल का मतलब है अति विचित्र, जिसमें कई पिक्स का मिश्रण हो। तो यहां ही आई थिंक शक्ति बर्मन के लिए आया होगा। हिज वर्क बियर टेस्टिमनी टू द मेमोरीज। टेस्टिमनी का मतलब होता है प्रमाण, साक्ष्य। उसका काम रखता है, एक साक्ष्य रखता है टू हिज मेमोरीज एंड एक्सटेंसिव ट्रेवल्स एंड फीचर ह्यूमंस, एनिमल्स एंड सिटीस्केप्स इन ड्रीम लाइक सीक्वेंसेस। सिटीस्केप्स का मतलब होता है एक सिटी का पिक्चर। उसका जो काम है उसमें बहुत सारे साक्ष्य उसका काम अपने आप में रखता है। उसकी मेमोरीज को दर्शाता है, उसकी ट्रैवलिंग जो उसने इतनी एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग की उसको दर्शाता है, और ह्यूमन के गुण, एनिमल्स के गुण और शहर के एक दृश्य के गुण। ऐसा लगता है जैसे सभी ड्रीम्स को एक कड़ी में, एक माला में पिरोया हो। मैंने देखा ये भी शक्ति बर्मन की एक विशेषता में से, उसके काम में से एक विशेषता बताई गई है। रंजीत होस्कोट एस्पायर्स टू शो ऑल दिस थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्काई। शक्ति बर्मन, रंजीत होस्कोट किसी लेखक का नाम, उसने इच्छा की कि ये सारे काम को वह दर्शाना चाहता था अपनी एक बुक के माध्यम से, जिसका नाम है इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्काई, शक्ति बर्मन। अ रेट्रोस्पेक्ट, मैंने पीछे मुड़ के देखना, विच क्रॉनिकल्स 70 years ऑफ बर्मन्स टेम्पेस्चुअस लाइफ। तूफानी, टेम्पेस्चुअस मैंने तूफानी लाइफ के बारे में 70 सालों का उसमें जिक्र है। एंड डिस्प्लेस 250 ऑफ हिज वर्क। और रंजीत होस्केट की इस बुक में शक्ति बर्मन के 250 से ज्यादा वर्क शामिल है। होस्कोट एंड बर्मन हैव नोन ईच अदर फॉर 27 years and collaborated on a book that juxtaposed the curator's points with the artist images। मैंने देखा मेरे सामने 5 लाइन थी, मेरे को डिफरेंट लाइन इसमें फाइंड आउट करनी थी। जैसे ही मैंने 4 लाइन तक पढ़ा, फर्स्ट लाइन में शक्ति बर्मन की विशेषता बताई गई थी, वह एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट है, ठीक है, जो यूरोपियन और इंडियन मिथोलॉजी पे काम कर पेंटिंग्स बनाई। सेकंड में भी उसकी विशेषता बताई गई कि उसने मार्बलिंग और पॉइंटिलिज्म पे काम किया और उसकी जो सररियल से रियल चीज को ढूंढना, डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल था, विशेषता थी। थर्ड में भी ये बताया गया कि उसके हर काम में एक साक्ष्य है, उसकी मेमोरी के, ट्रैवलिंग के, ह्यूमन फीचर्स थे, एनिमल के, सिटीस्केप्स के, सपनों को संजोया गया था। ये भी उसके काम की विशेषता। डी में यह बताया कि रंजीत होस्कोट जिसकी इच्छा थी, उसने क्या किया, उसके सारे काम को शो करना चाहता था। 70 साल की बर्मन की टेम्पेस्चुअस लाइफ को उसने शो किया, 250 वर्क को शो किया। बट ई लाइन पढ़ते ही मेरे को, आप याद कीजिए प्री अरेंजमेंट जब मैंने आपको बोला था, करवाया था ABCDEF जिसको सीक्वेंस में लगाना था, तो आपको ये बताया था कि जो सबसे अलग लाइन होती है अपने आप में कंप्लीट होती है, ठीक है, जिसका किसी से कोई लिंक नहीं होता, अपने आप में कंप्लीट और पूर्ण होती है, फर्स्ट लाइन होती है, बताया था। तो जैसे ही मैंने ई लाइन
पढ़ी। होस्कोट एंड बर्मन हैव नोन ईच अदर फॉर 27 years एंड कोलैबोरेटेड ऑन ए बुक, एक बुक पे काम किया। दैट जस्टापोज्ड मैंने साथ साथ किसी चीज पे रहना, पास पास रखना। द क्यूरेटर्स पोएम्स विद द आर्टिस्ट्स इमेजेस, इसमें कहीं पर भी बर्मन के काम की विशेषता नहीं थी। ये एक अपने आप में कंप्लीट लाइन थी, इसका पहले वाली 4 लाइन से कुछ लेना देना नहीं था। तो इस प्रकार मेरा जो इसमें आंसर है वो है ई लाइन। मेरे को इसमें ई लाइन सबसे डिफरेंट लगी। ठीक है, तो ई लाइन में, ई लाइन ऐसी लाइन थी जिनका अदर लाइन से कुछ लेना देना नहीं था। होस्कोट और बर्मन की अलग सी लाइन थी, ये एक दूसरे को जानते थे 27 ईयर से। और बाकी में क्या जिक्र है? बाकी में शक्ति बर्मन के काम की विशेषताओं का जिक्र है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है जो ए स्टेटमेंट है, मिसिंग लेबर फोर्स इन इंडिया। इंडिया में जो मिसिंग लेबर फोर्स है, मतलब ऐसी लेबर फोर्स जिसे हम काउंट नहीं करते। द सेंट फ्लक्चुएशंस इन द लेबर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, वर्तमान जो फ्लक्चुएशंस आया है लेबर पार्टिसिपेशंस, वुमेन के लेबर पार्टिसिपेशन में, मतलब जो वुमेन लेबर करती है उनके काम को लेबर नहीं गिना जाता इंडिया में, इसलिए इसे मिसिंग लेबर फोर्स बोला जाता है। Is probably due to short-term shifts in the activities responding to the favorable economic condition। वो शायद इसलिए इन्हें मिसिंग लेबर माना जाता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म शिफ्ट्स में एक्टिविटी मानी जाती है। ठीक है, रिस्पॉन्डिंग टू द फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन, और ये माना जाता है कि जो फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस के रिस्पॉन्ड में ये बहुत ही कम समय के लिए शॉर्ट टर्म शिफ्ट्स वुमेन्स की मानी जाती है, इसलिए इनको एक्टिव लेबर फोर्स नहीं माना जाता, मिसिंग लेबर फोर्स माना जाता है। मैंने जैसे ही ए स्टेटमेंट पढ़ा तो मैंने देखा कि मेरे को नेगेटिव सा स्टेटमेंट लगा कि वुमेन को एज ए लेबर इसमें नहीं माना जाता। मैं बी पे आया, सच फ्लक्चुएशंस नीड टू बी प्लेस्ड, इस प्रकार की फ्लक्चुएशंस को बदलने की आवश्यकता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए स्ट्रक्चरल चेंजेस इन लेबर पार्टिसिपेशन। लेबर पार्टिसिपेशन का जो ढांचा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस है, उसमें इस फ्लक्चुएशंस को, मिसिंग लेबर्स वाली जो फ्लक्चुएशंस को बदलने की आवश्यकता है, टू बी प्लेस पर रखने की आवश्यकता है। Wherein the share of women in the labor force as well as labor participation rate of women has been declining for the last quarter of a century। कहता है पिछली शताब्दी के लास्ट 25 सालों में वुमेन की जो लेबर पार्टिसिपेशन को डिक्लाइन ही माना गया है, कि पिछले 25 वर्षों में वुमेन लेबर बिल्कुल भी नहीं मानी गई। जो फर्स्ट लाइन में बताया था मिसिंग लेबर्स है इंडिया में, वर्तमान में जो फ्लक्चुएशंस हुआ है वुमेन के पार्टिसिपेशंस में, वो शॉर्ट टर्म शिफ्ट के कारण है। इस प्रकार की फ्लक्चुएशंस को आवश्यकता है प्लेस करने की, बदलने की इस वर्तमान स्ट्रक्चरल चेंजेस में। ठीक है, जहां पर वुमेन का जो हिस्सा है लेबर में, लेबर फोर्स में और लेबर पार्टिसिपेशन में, उसको मानना ही नहीं गया, डिक्लाइन मना कर दिया गया, कम कर दिया गया पिछली शताब्दी के लास्ट क्वार्टर में। इसमें भी ये बताने की कोशिश की गई है 25 सालों में जो वुमेन लेबर है उसको हम इसका एक्टिव लेबर का पोर्शन नहीं मानते। सी लाइन में लिखा है, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी in the wake of growing incomes is probably symbolized by women's withdrawal from paid labor। सोशल मोबिलिटी जो गतिशीलता जो ऊपर की तरफ जिसने विकास किया, ठीक है, और इन द वेक ऑफ ग्रोइंग इनकम्स बढ़ती हुई इनकम्स के संदर्भ में अगर देखें
तो जो सोशल मोबिलिटी में जो विकास हुआ है उसमें शायद वुमेन्स के विड्रॉल बाय वुमेन्स विड्रॉल, वुमेन्स को निकाल दिया गया है इस प्रकार के सिंबलाइज्ड प्रतीकात्मक सिंबल में, प्रतीकात्मक एक्टिविटी में, जिसमें सोशल मोबिलिटी बढ़ी है। किसे निकाल दिया गया? फ्रॉम पेड लेबर, वुमेन्स को पेड लेबर की श्रेणी से निकाल दिया गया। एंड देयर कन्फाइनमेंट टू अनपेड डोमेस्टिक एक्टिविटीज, कन्फाइनमेंट मैंने किसी चीज को कैद करना, और बस ये माना गया है कि वे तो घरेलू अनपेड एक्टिविटी करती हैं, मतलब वुमेन जो पूरा दिन घर का काम करती है उसे अनपेड एक्टिविटी के रूप से जाना गया। इसमें भी मैंने देखा सी लाइन में भी वुमेन का जो काम था उसको एज ए लेबर तभी मानी जाएगी जब उसका पेड हो, पूरे दिन की एक्टिविटी को अनपेड एक्टिविटी के संदर्भ में ही गिना गया। तो ये भी एक वुमेन जो लेबर थी, वुमेन के पक्ष में लाइन नहीं थी। डी लाइन, those who do enter and remain in the labor market are women from the most vulnerable households as marginalized informal paid labor, thus feminizing the most precarious forms of labor in the country। वो जो कि एंटर करती हैं और रहती हैं लेबर मार्केट में, वो ऐसी वुमेन है जो बहुत ही वल्नरेबल, मैंने बहुत ही कष्टदायक स्थिति, बहुत ही निर्धन स्थिति वाले घर से हैं, और ऐसी जो अनौपचारिक रूप से बहुत ही मार्जिनलाइज, मैंने बहुत ही कम संख्या में अनौपचारिक पेड लेबर है। इस प्रकार जो फेमिनाइजिंग द मोस्ट प्रिकेरियस फॉर्म्स, इस प्रकार की वुमेन लेबर बहुत ही प्रिकेरियस, मैंने रिस्की रूप, हमारे देश में सबसे रिस्की और खतरनाक लेबर की जो वुमेन मानी जाती, लेबर मानी जाती है। ठीक है, मैंने जैसे डी लाइन पढ़ी तो डी लाइन में जो वुमेन लेबर का काम कर रही हैं उनको बताया गया कि वो बहुत ही वल्नरेबल हाउसहोल्ड से हैं, दयनीय घरों से हैं, और उनको बहुत ही अनौपचारिक रूप से पे किया जाता है। तो ये पहली बार अब तक के स्टेटमेंट्स में से पहला स्टेटमेंट ऐसा था कि गरीब घर से जो औरतें काम करती हैं उन्हें अनौपचारिक रूप से पेड किया जाता है और लेबर माना जाता है। यह एक रिस्की रूप है हमारे देश में लेबर का। तो पहली लाइन ऐसी थी। तो मैंने देखा अब तक ए, बी और सी में तो वुमेन को लेबर का पार्ट नहीं माना जा रहा था, पर डी में उन्हें माना गया। यहां तक पहुंचते मेरा आंसर तय हो गया था कि शायद डी हो सकता है। मैंने एक बार डी पे टिक कर लिया, आगे बढ़ रहा हूं। इन रूरल एरियाज द डिक्लाइन in animal husbandry and in urban areas a fall in international demand, falling मैंने कभी for products of labor intensive industries have also contributed to the decline as women were the main employees in these sectors। रूरल एरियाज में भी जो एनिमल हस्बेंड्री, मैंने ऐसी औरतें जो कि घर पे पशुओं की देखरेख करती हैं, और अर्बन एरियाज में जो इंटरनेशनल डिमांड के जो प्रोडक्ट के लिए लेबर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होता है उसकी इंटरनेशनल डिमांड में कमी, ठीक है, उसमें क्या है, इन चीजों में भी इन रूरल एरियाज हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन। इन एरियाज में भी वुमेन को, वुमेन के द्वारा जो लेबर में हिस्सा डालती हैं, जैसे कि एनिमल्स को पालती हैं, है ना, उसको भी डिक्लाइन किया गया है कि ये भी लेबर वर्क नहीं है। एज वुमेन वर द मेन एम्प्लॉय इन दिस सेक्टर, वुमेन्स मेन एम्प्लॉय है, इस चीज को डिक्लाइन किया गया है। तो स्टूडेंट्स पूरे पैसेज में ए लाइन में वुमेन लेबर को मिसिंग लेबर के नाम से जाना गया, वुमेन के काम को लेबर मानते ही। बी लाइन में ये बताया गया कि वुमेन का जो लेबर फोर्स है, लेबर पार्टिसिपेशन है, उनको बिल्कुल भी लास्ट शताब्दी के लास्ट क्वार्टर में काउंट ही नहीं किया गया। सी ने यह बताया कि बढ़ती हुई जो सोशल मोबिलिटी है उसमें भी वुमेन को अनपेड लेबर से विड्रॉ किया गया, कि वो तो
अनपेड लेबर है उनको तो कुछ दिया ही नहीं जाता, उन्हें मेल लेबर मानने से मना किया गया। डी ने ये कहा जो वुमेन काम करती है बहुत ही वुलनरेबल हाउसहोल्ड से है और बहुत ही अनौपचारिक रूप से उनको पे किया जाता है। यह सबसे खतरनाक रूप है, रिस्की रूप है हमारे देश में। पहली बार डी लाइन में उनको पेड लेबर माना गया। तो इस स्टैंजा या पैसेज में डिफरेंट लाइन थी डी। आई फील दैट, मैं फील करता हूं कि द ग्रोथ ऑफ आवर नेशनल लैंग्वेज वी शुड कल्टिवेट द इंटरनेशनल लैंग्वेज। कहते हैं मैं फील करता हूं कि नेशनल लैंग्वेज की ग्रोथ की बजाय हमें इंटरनेशनल लैंग्वेज को कल्टीवेट करना चाहिए, ज्यादा बढ़ाना चाहिए। लाइन पढ़ी, जो समझाया आपको बताया। अभी मैं नेगेटिव पॉजिटिव तय नहीं कर पा रहा हूं, आगे बढ़ा। एज फार एज पॉसिबल, जितना ज्यादा पॉसिबल हो, अवॉइड यूजिंग फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द ओरिजिन। इसमें भी इसने क्या कहा, जितना ज्यादा संभव हो जो उत्पत्ति की लैंग्वेज है, ओरिजिन माने मूल उत्पत्ति जहां जिसकी होती है उसकी जो लैंग्वेज है उसको अवॉइड करना चाहिए। मैंने देखा कि ए लाइन में भी इसने कहा इंटरनेशनल लैंग्वेज को कल्टीवेट करना है, बी में कहा ओरिजिन की जो लैंग्वेज है उसको भी अवॉइड करना है। एक्टिव से लाइन है, द स्क्रिप्ट विल बी रिटन बाय नेल स्कोवेल हु हेल्प्ड फेसबुक COO पेन द बुक। स्क्रिप्ट लिखी गई थी नेल स्कोवेल जिसने फेसबुक के CEO को यह बुक लिखने में हेल्प की। मैंने देखा कि इसमें कोई भी नेगेटिव लाइन नहीं थी, तो पॉजिटिव सी लाइन थी कि बुक लिखी गई, इसमें किसी ने उसकी हेल्प की। तो अब तक की लाइन में सी मेरे को बड़ी अलग लग रही है, पॉजिटिव लग रही है। फिर अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट द करप्ट पॉलिटिशियंस सोसाइटी वुड बी पुट टू डिफिकल्टीज। जब तक कि गवर्नमेंट तुरंत एक्शन नहीं लेती करप्ट पॉलिटिशियंस के खिलाफ, तब तक सोसाइटी में डिफिकल्टीज होगी। मैंने देखा कि ये तो नेगेटिव लाइन है। द स्कैवेंजर डज नॉट कम रेगुलरली टू आवर स्ट्रीट। कचरा बीनने वाले हमारी स्ट्रीट में रेगुलरली नहीं आते। सो लार्ज हिल्स ऑफ रबिश आर सीन एवरीवेयर। हर जगह बड़ी बड़ी कचरे की ढेरियां देखी जा सकती है। मैंने देखा ये भी नेगेटिव है। तो दिए गए पैसेज में एक ही लाइन ऐसी थी जो पॉजिटिव थी, बाकी सारी नेगेटिव सी लाइनें थी। तो जो अलग लाइन थी वो थी सी। चलिए फिर से एक बार बताता हूं। फर्स्ट लाइन में बताया कि हमें खुद की नेशनल की लैंग्वेज नहीं यूज करनी, इसकी वजह इंटरनेशनल लैंग्वेज को यूज करना। सेकंड में ये बताया कि हमें जहां उत्पत्ति हुई है उस लैंग्वेज को अवॉइड करना। डी ने बताया कि जब तक कि गवर्नमेंट करप्ट पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेती तब तक सोसाइटी में डिफिकल्टीज बढ़ेंगी। ई लाइन में बताया कचरा बीनने वाला डेली नहीं आता, जगह जगह कचरे के ढेर पड़े। इस प्रकार चारों लाइन नेगेटिव थी। एक लाइन की है स्क्रिप्ट नेल स्कोवेल के द्वारा लिखी गई, इसमें फेसबुक के COO ने हेल्प की थी। क्लियर कट आंसर था सी लाइन। आगे बढ़ रहा हूं। इट कम्स नेचुरली टू मोस्ट ऑफ अस टू थिंक ऑफ म्यूजिक एज थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक माने रिलीफ मिलना, आराम मिलना। एज इट नॉट ओनली सूथ्स माने शांति, यह न केवल हमारी आत्मा को शांति देते हैं बट ऑल्सो हेल्प्स इन सेटिंग द मूड। कहते हैं यह बहुत ही नेचुरल तरीके से हमें से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि म्यूजिक को थेराप्यूटिक के रूप में, आराम देने वाली चीज के रूप में, न केवल इससे हमारी आत्मा को शांति मिलती है परंतु हमारे मूड को भी ये सेट करती है। बी है, ये एक पॉजिटिव सी लाइन थी। बी लाइन में दिया है अ लियोपार्ड दो स्मॉलर देन एन एलिफेंट इज अ मच डेंजरस एनिमल। मैंने देखा कि जो लियोपार्ड है वो एक छोटा है परंतु एलिफेंट से छोटा है परंतु ज्यादा डेंजरस एनिमल है। लियोपार्ड की विशेषता बताई गई है। नेगेटिव सी लाइन मेरे को लगी कि खतरनाक एनिमल है। तो अब तक जो ए लाइन थी वो मेरे को लगा पॉजिटिव है, बी लाइन लगा नेगेटिव। वी हैव टेकन फॉर कंसिडरेशन ऑल फैक्टर्स एंड आई डू नॉट थिंक देयर इज एनी स्कोप टू रिकंसिडर द डिसीजन। हमने काफी फैक्टर्स को कंसिडर, विचार में लिया। मैं नहीं सोचता कि किसी भी प्रकार का कोई स्कोप है डिसीजन को फिर से विचार विमर्श करने में। ये भी एक नेगेटिव सी लाइन थी।
द रेन वाज सो कंटिन्यूअल दैट पीपल वर फोर्स्ड टू स्टे इंडोर्स। बारिश इतनी तेज थी कि लोग घर में रहने के लिए मजबूर हो गए। पॉजिटिव या नेगेटिव? यस, नेगेटिव। एजुकेशन टुडे हैज डिजेनरेटेड इनटू अ पर्पसलेस एक्यूमुलेशन विद यूजलेस नॉलेज। वर्तमान में जो एजुकेशन है बहुत ही ज्यादा यूजलेस और पर्पसलेस हो चुकी है। कौन सी लाइन? नेगेटिव। ए में क्या दिया है? हर व्यक्ति नेचुरल रूप से सोचता है कि म्यूजिक एक थेराप्यूटिकल है जो हमारी आत्मा को भी शांति देता है, मूड भी सही करता है। बाकी सारी लाइन नेगेटिव थी, ए जो लाइन थी वो है पॉजिटिव। मेरा आंसर हुआ ए। आगे बढ़ता हूं। I cannot spot them slipping away from the class while the professor is still teaching। इसमें बताया गया कि मैं उनको स्पॉट नहीं करता कि वो क्लास से स्लिप अवे हो जाए जबकि टीचर पढ़ा रहा। मेरे को लगा शायद पॉजिटिव सी लाइन है ये। तो मैं आगे बढ़ा। इसमें लिखा I was trying to find the place where I have kept my luggage। मैं कोशिश कर रहा हूं उस स्थान को ढूंढने की कि मेरा लगेज कहां रखा हुआ है। तो वो नेगेटिव मानो कि पॉजिटिव मानो? नेगेटिव से लाइन है। ए लाइन फिर देख लो एक बार। आई कैन नॉट स्पॉट देम, मैं उनको स्पॉट नहीं करता है कि क्लास से चले जाए जब टीचर पढ़ा रहा है। क्लास से जाने वाला लाइन तो नेगेटिव है बट अगली पॉजिटिव है। चलो आगे बढ़ता हूं। विद ईच एकेडमिक ईयर द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर इंक्रीजिंग इन ऑल द कॉलेजेस। हर एकेडमिक साल में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर इंक्रीजिंग, कॉलेज में एप्लीकेशन लगाने वालों की संख्या बढ़ रही है। लाइन पढ़ी, डी में आया मैं। एज आई अवेयर्ड माई सेल्फ टू वाईफाई एंड बॉटल वाटर देयर वॉज बियरली टाइम टू रिलैक्स। बहुत ही कम टाइम था रिलैक्स होने का। बिफोर पहले वी हैड पुल्ड अप टू द एंट्रेंस ऑफ दुबई's लेटेस्ट लग्जरी एड्रेस। कहते हैं कि जब हम दुबई के लग्जरी एड्रेस पर पहुंचे, लेटेस्ट लग्जरी एड्रेस पर पहुंचे, उसके एंट्रेंस पर पहुंचने से पहले हमारे पास बहुत ही कम टाइम था रिलैक्स होने का। परंतु मैंने क्या किया, अपने आप को वाईफाई अवेल का मतलब होता है लाभ लेना, बेनिफिट लेना, फायदा उठाना। वाईफाई का फायदा उठाया और बॉटल वाटर का फायदा उठाया। आगे बढ़ा। One of the most controversial writers of the century was buried quietly in his hometown। कहता है काफी में से एक कंट्रोवर्शियल राइटर्स में से एक ऐसा था इस सेंचुरी का जिसे उसके होम टाउन में ही दफना दिया गया। मेरे पास 5 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से एक अलग है जो मेरे को फाइंड आउट करना है। मैंने देखा जो ए लाइन थी उसमें इसने एक तथ्य ऐसा था कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स का सपोर्ट नहीं करता जो कक्षा से बिना बताए चले जाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स की नेगेटिव थिंग बताई थी। बी में बताया कि मैंने लगेज कहां रखा, मेरे को स्थान मिल नहीं रहा। सी मेरे को नेगेटिव सी लाइन लगी। सी में कहा हर साल कॉलेज में एप्लीकेंट्स की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। ये भी एक बर्डन सम लाइन है नेगेटिव कैटेगरी की, हर साल बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। ई में बताया कि काफी कंट्रोवर्शियल राइटर में से एक को जो कि गुजर गया उसके होम टाउन में बरीड दफना दिया गया। परंतु डी लाइन ऐसी थी जिसमें उसने बताने की कोशिश की कि मैंने वाईफाई का बेनिफिट लिया, बॉटल वाटर का बेनिफिट लिया, हमारे पास रिलैक्स होने का टाइम कम था। किससे पहले कि जब हम लग्जरियस एड्रेस वहीं पर पहुंचे ना एंट्रेंस पर, उससे पहले हमारे पास टाइम कम था। बट ये एक पॉजिटिव लाइन थी कि वी हैड पुल्ड अप टू द एंट्रेंस ऑफ दुबई's लेटेस्ट लग्जरी एड्रेस। ठीक है, आई अवेयर्ड माई सेल्फ टू वाईफाई एंड बॉटल वाटर। तो दी गई लाइन में स्टूडेंट्स मेरे को डी लाइन ऐसी लग रही है जो कि एक पॉजिटिव सी और मौज मस्ती वाली लाइन थी। बाकी लाइन ऐसी नहीं थी जिसमें लिखने वाले ने कुछ एंजॉय किया हो या कुछ मजा लिया हो। बाकी सब बर्डन सम लाइनें थी, नेगेटिव टाइप लाइनें थी। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट है द स्टूडेंट whom he told me, जिसके बारे में उसने मुझे बताया
हैज पास द एग्जामिनेशन एंड ज्वाइंड द आर्मी। उसने एग्जाम पास कर लिया और आर्मी ज्वाइन कर ली। लाइन पढ़ी, मेरे को सिंपल सा स्टेटमेंट लगा, आगे बढ़ा। नो सोनर डिड ही सी द पुलिस, जैसे ही उसने पुलिस को देखा, ही रैन अवे टू हाइड बिहाइंड ए हाउस, वह छुपने के लिए भागा। शी केम विद हिज फैमिली मेंबर्स टू अटेंड द वेडिंग रिसेप्शन ऑफ हर बेस्ट फ्रेंड। वह अपनी फैमिली के साथ रिसेप्शन अटेंड करने के लिए आई, बेस्ट फ्रेंड की। नेक्स्ट लाइन, स्टेइंग एट होम इज मोर प्रेफरेबल देन गोइंग आउट विद समवन यू डोंट लाइक। घर पे रहना ज्यादा अच्छा है बाहर जाने की बजाय उस व्यक्ति के साथ जिसे आप डोंट लाइक करते। नॉर्मल सी लाइन थी। अब मेरे को लास्ट लाइन में दिया है, रिसर्चर्स देयर न्यू दैट वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसेस अगेंस्ट स्किन कैंसर वाज मेलानिन एक्टिवेटेड इन द स्किन। तो मैंने सारी लाइन पढ़ी, मैंने देखा बाकी सारे तो एक नॉर्मल प्रकार के एक स्टेटमेंट्स थे कि जैसे कि जिस लड़के के बारे में आपने बताया वह पास हो गया, आर्मी ज्वाइन कर ली, पॉजिटिव सी लाइन लगी। पुलिस को देखते सारी वह भागा और छिप गया, ये भी एक पॉजिटिव संकेत था कि बच गया पुलिस से। फैमिली मेंबर के साथ शादी अटेंड की, ये भी अच्छा था। घर पे रहना ज्यादा अच्छी चीज है, जिसके साथ तुम जाना पसंद नहीं करते, ये भी एक पॉजिटिव सी लाइन थी। परंतु ई में इसने दिया है कि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने यह जाना कि वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसेस अगेंस्ट स्किन कैंसर, स्किन कैंसर का सबसे बढ़िया जो इलाज है वो था मेलानिन। मेलानिन का जो मतलब होता है वो होता है धूप में जब किसी पदार्थ को रखते हैं तो उसका रंग बदल जाता है, ठीक है। रंग बदलने की टेक्निक को, स्किन में रंग बदलने की टेक्निक धूप में रखने पर ये कैंसर का अगेंस्ट एक अच्छा इलाज है। अब अगर मैं इनमें से डिफरेंट लाइन ढूंढने की बात करूं तो मेरे को ये लग रहा है कि इसमें डिजीज से रिलेटेड लाइन सबसे अलग थी, बाकी सारे एक नॉर्मल स्टेटमेंट थे, बट ये एक रिसर्च की बात थी और इनका नॉर्मल स्टेटमेंट से कुछ लेना देना नहीं लगा, तो मैंने इसका आंसर लगाया था ई। ठीक है, तो यहां बीमारी से रिलेटेड इनने बात की, कैंसर की बीमारी का एक इलाज, हालांकि ऊपर वाली लाइनें नॉर्मल से स्टेटमेंट थे। आगे चले, नेक्स्ट है ड्रैकोनियन प्रेजेंट डे सर्जरी। ड्रैकोनियन का मतलब होता है बहुत ही कठोर या बहुत ही दर्दनाक सर्जरी। इज होल्डिंग आउट फ्रेश होप फॉर पेशेंट्स ऑफ कार्डियक मायोपैथी और एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट। दर्दनाक जो सर्जरी होती है, कठोर सर्जरी होती है, वह एक उम्मीद है, फ्रेश होप है उन पेशेंट्स की जिनके हृदय का आकार बढ़ता है, जिसको बोलते हैं कार्डियक मायोपैथी। टेक्निक अलाउज पेशेंट टू गो होम 2 weeks आफ्टर द ऑपरेशन टू लीड अ नियर नॉर्मल सेडेंटरी। सेडेंटरी में होता है धीमी, सुस्त, मंद गति वाली लाइफ। ये टेक्निक्स पेशेंट्स को अलाउ करती है कि 2 सप्ताह बाद घर पर चला जाए और एक नॉर्मल लाइफ जिए। एक पॉजिटिव लाइन है। कार्डियक मायोपैथी इज अ कंडीशन दैट हैज ए वैरायटी ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स। कार्डियक मायोपैथी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें काफी ज्यादा फैक्टर्स काम करते हैं। मैंने देखा ए में भी इसी चीज का जिक्र किया गया था। एन अटैक फ्रॉम वन ऑफ द 20 आइडेंटिफाइड वायरसेस एंड पैरासाइट्स कुड ब्रिंग इट ऑन एंड इन रेयर केसेस इट कुड फॉलो चाइल्ड बर्थ। कहते हैं लगभग 20 प्रकार के वायरस आइडेंटिफाई किए गए हैं और पैरासाइट्स मैंने परजीवी आइडेंटिफाइड इसको ला सकते हैं, किसको? कार्डियक मायोपैथी को। और रेयर केस में इट कुड फॉलो चाइल्ड बर्थ, रेयर केस में ही यह चाइल्ड बर्थ को फॉलो कर सकता था। इसमें भी किसकी बात की गई है? कार्डियक मायोपैथी की। The condition is marked by an increase in the size of heart chambers and a decrease in efficiency and pumping। इसमें क्या है, जो कंडीशन होती है रोगी की, वो क्या होती है, उसके हार्ट के चैम्बर्स का साइज बढ़ जाता है और उनके पंपिंग करने की क्षमता कम हो जाती है। मैंने देखा इन सभी लाइन में एक ही लाइन अच्छी थी, पॉजिटिव थी, जिसमें पेशेंट्स को बोला कि 2 सप्ताह बाद वो घर पे जा सकते हैं
और एक नॉर्मल लाइन खींच सकते हैं। बाकी जो लाइन थी उसमें लगभग सब में नेगेटिव सा मैटर था। यह एक कठोर सर्जरी है। फिर सी में बताया, ए में बताया था, सी में बताया कि इसमें काफी प्रकार के फैक्टर्स काम करते हैं। डी में बताया 20 प्रकार के वायरस आइडेंटिफाइड किए गए हैं जो अटैक कर सकते हैं। ई में बताया इसमें साइज हर्ट का बढ़ जाता है। इस प्रकार बी लाइन इसमें आराम देने वाली थी, तो अलग लाइन थी बी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ रहा हूं। इंस्ट्रक्टर्स शुड डिजाइन देयर कोर्सेज टू एम्पावर स्टूडेंट्स। इंस्ट्रक्टर्स को अपने ऐसे कोर्स डिजाइन करने चाहिए जिससे स्टूडेंट्स को एम्पावर शक्ति मिले। इट इज नॉट मैटर वेदर द इंस्ट्रक्टर थिंक्स दैट he or she is giving students control। कहते हैं यह मुद्दा नहीं है कि चाहे जो इंस्ट्रक्टर है वो यह सोचता है कि वह ही और शी स्टूडेंट्स को कंट्रोल दे रहे हैं, रादर की बजाय what matters is that student perceive that they have control over some aspect of their learning। इसकी बजाय जो मेन मायना रखता है वो यह है कि स्टूडेंट्स कुछ चीजों पर, अपनी लर्निंग की कुछ चीजों पर कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ पहलुओं पर। एम्पावरमेंट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ परसीव्ड कंट्रोल दैट स्टूडेंट्स हैव ओवर देयर लर्निंग। एम्पावरमेंट का मतलब यहां पर पता है किसे है? अमाउंट ऑफ परसीव्ड कंट्रोल, उतना नियंत्रण जो कि स्टूडेंट अपनी लर्निंग पर कर लेते हैं, उसको यहां एम्पावरमेंट बोला गया है। ठीक है। Some of my biggest successes have occurred when I took chances and tried something that I created myself। मेरी कुछ biggest successes में से घटित हुई वो ये थी कि मैंने चांस लिया और कोशिश की अपने आप को कुछ अलग क्रिएट करने की। मैंने देखा अब तक जो ए लाइन में इंस्ट्रक्टर जो है स्टूडेंट्स को एम्पावर देने की कोशिश कर रहा है, बी में ये बताया कि स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर को यह सोचना चाहिए वह स्टूडेंट्स को कैसे कंट्रोल में नियंत्रण सिखा सकता है, इसकी बजाय मेन मैटर ये रखता है कि स्टूडेंट्स कैसे अपनी लर्निंग पर कंट्रोल कर सकते हैं। स्टूडेंट के इंस्ट्रक्टर और कंट्रोल की बात की गई ए में भी, बी में भी और सी में भी, पर डी में ऐसी कोई बात नहीं की गई। अब तक डी मेरे को सबसे अलग लग रहा है। द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ कंट्रोल नीडेड बाय स्टूडेंट्स टू बी मोटिवेटेड विल वेरी मैंने अलग करेगा फ्रॉम स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट एंड विल लाइकली डिपेंड अपॉन मेनी वेरिएबल इंक्लूडिंग द डिफिकल्टी ऑफ द कंटेंट, ability of the students and the extent of students priority experience related to the concept। जो ऑप्टिमल अमाउंट है, डिजायर अमाउंट है जितने की स्टूडेंट प्राप्त कर सकता है कंट्रोल करने की, जो स्टूडेंट को लेने की आवश्यकता है, ठीक है, टू बी मोटिवेटेड, जिसको मोटिवेट किया जाएगा, विल वेरी, वो अंतर रखेगी किसी स्टूडेंट को कितना अमाउंट में वो नियंत्रण रखने की पावर दी जाती है, सिखाया जाता है, वो हर स्टूडेंट से स्टूडेंट अलग होगा और डिपेंड करेगा, उसके लिए वेरियस चीजें डिपेंड करती हैं कि कंटेंट की डिफिकल्टी कितनी थी, स्टूडेंट्स की एबिलिटी कितनी है और स्टूडेंट का प्रायोरिटी एक्सपीरियंस कितना है कंटेंट से रिलेटेड। स्टूडेंट्स मैंने देखा इसमें ए लाइन में इंस्ट्रक्टर की बात की, स्टूडेंट की बात की, बी में भी वही बात, सी में भी वही बात, ई में भी वही बात, परंतु डी में इसने अपनी सफलता के बारे में बात की और स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर की बात नहीं थी, तो मेरा क्लियर कट आंसर है डी। तो आपने देखा हमने अभी आपके सामने लगभग ऐसे 11 पैराग्राफ सॉल्व किए जो कि नए पैटर्न के बेस पर थे, जिसमें 4 लाइन तो अलग थी, 4 स्टेटमेंट्स अलग थे और एक स्टेटमेंट अलग था। वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंट, द वे टू फाइंड आउट वाज ओनली बेस्ड ऑन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जो लाइन हमें ऐसी लगती है कि 4 लाइन नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है तो वो अलग है, 4 पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वो अलग है। 4 लाइन में एक विषय पे बात की गई है, एक लाइन में उस विषय पे बात नहीं की गई, इट मीन्स वो लाइन अलग है। जैसे आप इनका अभ्यास करेंगे, इन शीट्स को 2 से 3 बार करेंगे तो आपको क्लियर कट और ज्यादा समझ आएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आई होप यू हैव लर्न अ लॉट एंड आई एम वेरी होपफुल दैट यू विल रिवाइज अगेन एंड अगेन एंड विश यू गुड लक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।